आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं ताऊ बाबा और सरदार के साथ। बाबा रणवीर शौरी एक एक्टर हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक ट्वीट किया भारत में सफाई की आदत और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर के। उन्होंने कहा कि ये भारतीयों को सीखने की ज़रूरत है, ख़ुद को उतारने की ज़रूरत है ये नियमों को। आपने उसको रीट्वीट किया, तो मैं आपसे ही पहले शुरू करना चाहता हूँ कि आदमी यहाँ पान खा रहा है, मसाला खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, हमने तमाम तरह के प्रयोग किए, अब वो थूके कहाँ? ये सिविक सेंस का हिस्सा है हमारे, मतलब ये वह प्रॉब्लम क्या है, हम ये भी समझना चाहते हैं। हाँ, मतलब क्या उसको कि अगर थूक रहा है तो वह क्या दिक्कत है? इतने कॉन्ट्राडिक्शंस है ना कि सफाई की समझ और हम जैसे रहते हैं, हमारा जो रहन सहन, उसमें क्या बीच का रास्ता है कोई सही जो आप फिगर आउट कर पाए हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ, मैं उसको बाय द वे उसको रिट्वीट करने का कारण था सिविक सेंस इन द सेंस कि ट्रैफिक में सड़क पे चलना जो है हमको नहीं आया है। हम हॉर्न बहुत बजाते हैं और मतलब कोई किसी भी रेड लाइट पे चले जाएं इशारे पे, वहाँ पे जो पीछे लोग होते हैं वो ग्रीन होने के बाद आगे वाले को हॉर्न बजा के बताते हैं कि तुम्हें ग्रीन हो गई है। हाँ ठीक है, ये मैंने एक आध बार शीशा खोल के बोला है कि अभी मैं बटन दबाऊंगा, इसमें पंख खुलेंगे, फिर मैं उड़ के जाऊंगा। बताना पड़ता है। होता है मुझे कि यार इतने दिन हो गए, और मैं ये बात कर रहा हूँ उन शहरों की जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत पहले से हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, लोग गाड़ियाँ जो है 2-3 पीढ़ी से चला रहे हैं, उनको इतनी अकल नहीं आई कि हॉर्न नहीं बजाना है, वो बजाते हैं। ये देखना कि पुलिस वाला नहीं है तो निकल जाऊंगा, ये देखना कि अगले वाले से पहले जाना है, उसके चलते आपने पूरी ट्रैफिक को बाधित कर रखा है सिर्फ इसलिए कि आप आधे सेकंड का पेशेंस नहीं रख पाए। आपको लगा कि 1 इंच है तो मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, और ख़राब कर दिया आपने। उसके लिए मैंने रीट्वीट किया था। बस सफाई वाले में मेरा हमेशा से एक हिपोक्रेसी रही है। मैं इंडियन हूँ तो थोड़ा सा दोगलापन अपने में इस मामले में रहता है। अपन चाहते हैं सब कुछ साफ, पर गंदा भी करते हैं। ठीक है, और मुझे ना जो हल्की फुल्की वाली गंदगी है उससे बहुत परेशानी नहीं है। मैं इस देश को कभी भी स्पीक एंड स्पैन टाइप का स्विट्जरलैंड देखूंगा तो मुझे बहुत दुख होगा। और जिन लोगों को सफाई पसंद है वो यूरोप चले जाए ना, ऑप्शन है अपने पास। मैं सफाई पसंद तो वो है थोड़ा सा कि मैं खुद गंदा करता हूँ, है ना। मैं कोई रैपर नहीं फेंकता, पर मैं बट फेंक देता हूँ। अब ये एक समस्या है ना, अगर मैं भी पूरी तरह से उसका पालन करूँ तो, जैसे मैं जब भी ये देश में ये शौच का आंदोलन हुआ, मैंने 3 ताल में भी बोला है कि गांव में ये शौचालय की आवश्यकता नहीं है। वो आप मुसीबत खड़ी कर रहे हो 5-5 लीटर पानी फ्लश करने के लिए गांव के लोगों को, वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। खेतों को उससे खाद चाहिए, खाद मिलता है। शहरों की प्रॉब्लम है, यहाँ बनाओ, यहाँ लोग जहाँ तहाँ कर रहे हैं, और गांव को लोगों को कह रहे हो कि आप सुसु भी करो तो टॉयलेट में जाके करो। अरे यार, बहुत झाड़ियाँ हैं, खेत हैं, बहुत कुछ है, और उनको बाय द वे हाइजीन की समझ आपसे बेटर है। तो मैं उसमें अभी भी मेरे 2 मत हैं कि और ये भी है ना कि जैसे हम जैसे आपने पाइप्ड वाटर पहुंचाया नहीं, टॉयलेट बनवा दिए, 3 किलोमीटर से बंदा पानी लेके आया है, वो फ्लश में डालेगा कहाँ से यार? पर आपने बनवा दिए, और आप फिर लोग कोई सिविल लाइन नहीं है। हाँ, तो टीवी रिपोर्टर जो है ना वो ढूंढ भी लेते हैं 3 ऐसे गांव जिसमें शौचालय नहीं है, या विनोद कोई। ठीक है, अब दीवार बन गई है, खुड्डी गायब। हाँ, और विनोद जो है खेत में जा रहा है। अरे विनोद का खेत में जाने का मतलब है, यूपी में एक फोटो आई है जिसमें 10 लाख का एक शौचालय बना है, उसकी जांच बैठ गई है, सस्पेंड कर दिया गया एक आध अधिकारियों हाँ, को। कि 2 एक साथ 2 सीट बैठा दिए। हालांकि अच्छा है वो। हाँ, देखो ना, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी प्राइवेसी का क्या उसमें बुरा है हमारे यहाँ? नहीं, एक ही लोटे में दोनों काम चल जाएगा भाई। आप सोचो विनोद जब खेत में जाता है ना तो 1 लोटा पानी लगता है। हाँ, बाल्टी लगेगी। अब यहाँ 1 लोटा के बाद 1 बाल्टी भी लगेगी। और ये शहर वाले कानून जो है ना हमारे, कि नलके खोलने से पानी आ जाता है, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। वो बहुत ही अजीब सा है कि हम जबरदस्ती लोगों को बोल रहे हैं कि आप टॉयलेट लगवाएं, वहाँ जहाँ 1 बंदा कहीं रह रहा है, 5 घर है और चारों तरफ खाली जमीन है, पेड़ ही पेड़ हैं, और तरह तरह के जानवर हैं। उस हिसाब से अब शहरों में सफाई का हालत आलम यह है कि हमारे यहाँ म्यूनिसिपैलिटी है। आप एक बताओ, दिल्ली को कोई साफ क्यों रखे? आप अगर वहां पे कोई कचरा नहीं डालोगे तो साफ ही नहीं होगा वो।
है ना। हाँ, नहीं डालोगे तो साफ ही नहीं होगा। दिक्कत ये है ना, आप टैक्स तो पे कर रहे हो कि मेरे मोहल्ले में सफाई हो, मोहल्ला साफ है और मोहल्ला साफ है, और सफाई वाला आलसी हो जाएगा। सफाई वाला का कुछ दिख ही नहीं रहा है तो क्या दिक्कत है। धूल देखो आप, सड़क के दोनों तरफ। जो पोल्यूशन का यहाँ का मुख्य कारण है, फालतू का हम डीजल गाड़ी बंद करो, फलाना गाड़ी बंद करो, कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, पराली जल रहा है, धूल जो सतह से उठकर लटक जाती है हवा में एकदम महीन, उसका कोई इंतजाम नहीं है। उसको साफ करवाने के लिए जरूरी है थोड़ा सा कचरा वहाँ डाल दें, तो शायद किसी की नज़र पड़ जाए और वो साफ कर दे उसको। पर मैं सफाई अरे फ्लाइट बारे में में- बैठिए, दिल्ली से टेक ऑफ कीजिए, 50 फीट के बाद में कुछ नहीं होता है, और 50 फीट तक सारा वो डेंस बैठा हुआ है। हम लोग जो कोविड के बारे में उस समय बात कर रहे थे, अभी तो खैर चाइना से फिर से तस्वीरें आ रही हैं, और ये था कि भारत, बहुत सारे बाय द वे महामारी विशेषज्ञ ये बात कहते हैं कि भारत में एक, चूंकि सैनिटेशन जो है बहुत कंसर्न का विषय नहीं रहा, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे सैनिटेशन के हालात में रहते हैं जो बहुत अच्छे आदर्श नहीं है, इसलिए हमारे अंदर पहले से ही एक इम्यूनिटी है। कहीं सोई हाँ, अंग्रेजी की तो धोते नहीं है, हमको बता रहे हैं सैनिटेशन नहीं, ठीक। हाँ तो नहीं, उसका फायदा ये रहा ना कि हम कोविड में हमारे यहाँ इतने लोग, ज़्यादा लोग नहीं मरे, रेशियो के हिसाब से डेथ रेट हमारे यहाँ बाकियों के मुकाबले कम रहा। वो डोनाल्ड अंकल भी कहे थे कि इंडियंस जो है वो गंदे हैं इसलिए मर नहीं रहे हैं कोविड से। अम्मा भी हमारी कल हमसे कह रही थी। बाबा बाय द वे बहुत सफाई पसंद है। हम बहुत सफाई पसंद है, लेकिन हमको ये जो नई धारणा है ना, बहुत ही शहरी धारणा, आप जिसे हाइजीन कहते हैं, ये बहुत ही शहरी धारणा है। ये हाइजीन वो है जिसको गोबर से बदबू आती है और जो रोज कार्बन उत्सर्जन में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आप क्या दिल्ली में, जैसे दिल्ली एक शहर है, दिल्ली के हाइजीन से जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक बात है दिल्ली के हाइजीन में, जिस हाइजीन पे काम करने की ज़रूरत है, वो यहाँ पे हवा का हाइजीन है। लोगों के हाइजीन से ज़्यादा हवा के हाइजीन पे काम करने की ज़रूरत है। आप चंदन लगा करके गंगा जल से नहा लीजिए अपने घर में, एक डस्ट का कोना का कण जो है आपके घर में आप बैठने ना दीजिए। आप निकल के रोड पे आइए, आप मरने को अभ्यस्त हैं, अस्थमा आपको होगा। इस दफ्तर में हम लोग के मित्र हैं, एक टेक देखते हैं जावेद बाबू, उनको 15 दिन से आधा हिस्सा चेहरे का दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने उनसे कह दिया है इसका कोई इलाज नहीं है, ये पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन जाएगा तब ये ठीक होगा। एंटीबायोटिक वगैरह सब खा चुके हैं वो, अभी कान में रुई डाल करके एक दफ्तर में बैठ के काम कर रहे हैं। एक हमारे मित्र हैं, 2 महीने से उनको फीवर नहीं गया है, 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, बुखार गया नहीं है, लगातार बना हुआ है। डॉक्टर ने डायग्नोसिस बताया है ओनली बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। आप सोचिए ना कि हम लोग को लगता नहीं है, लेकिन प्रदूषण किस स्तर पे आ चुका है। आप जिस हाइजीन की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उस हाइजीन में सबसे पहला जो हाइजीन है वो एनवायरमेंटल हाइजीन है, जिसके साथ डील करने की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरा, पानी आप देख लीजिए, कहीं पे भी सही बचा नहीं है, और पानी की सप्लाई कहीं पे भी आप पुष्ट दे नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जिसमें कि तमाम सारे ऐसे अवयव, ऐसे चीज़ें पानी में नहीं घुल चुकी हैं जिनकी वजह से हर मोहल्ले में डायलिसिस हो रही है। हर मोहल्ले में हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, लिवर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है। उसके पीछे की मेजर वजह जो है वो पानी है। हाँ, चापाकल का पानी, चापाकल का पानी, कुएं का पानी, बोरिंग अपना किए हुए हैं उसका पानी चल रहा है। घर में बोरिंग है ना, नगर पालिका पे भरता नहीं है, लेकिन बोरिंग से पी तो जहर ही रहे हो। गांव के लोग तो बोरिंग का पानी ही पी रहे हैं ना। बिल्कुल, नदियां खत्म हो गई, खराब हो गई, जलाशय है बोरिंग नहीं। का पानी पा रहे, नीचे से क्या आ रहा है, दिखता तो साफ है, पी लेते हैं। और कोई बहुत शहरुआ हो गए, गांव से निकल करके शहर में आके नौकरी करने लगे, तो उन्होंने क्या किया, 1800-1600 रुपये का एक फिल्टर रख दिए। फिल्टर में क्या है, ऊपर से पानी डालिए, एक वो पंच लाइट टाइप का उसमें फिलामेंट लगा हुआ, उसमें छन के पानी नीचे जा रहा है, रेत रोक ली सब, जहर सब उसी में है। और उसी हमारे में गांव में बाबा बॉटल वाले पानी पी रहे हैं लोग, गांव के लोग बॉटल्ड वाटर पीते हैं। सबके घर में वो 20 लीटर वाला आता है सुबह सुबह। हाँ, वो 20 लीटर वाला चल गया है गाँव में अब, तो क्योंकि वो 20 लीटर वाला। बीमारियां इतनी बढ़ गई। तो हवा आपकी जहर, उसके हाइजीन किसी की चिंता का विषय नहीं है। पानी आपका जहर, उसका हाइजीन किसी की चिंता का विषय नहीं है। भारत की सब्जियां किसी भी क्षेत्र से, किसी भी शहर से आप उठाइए,
उन सब्जियों को कच्चा या पका के खाने का प्रयास कीजिए। और वही सब्जियां आप एकदम कोस्टल बेल्ट में चले जाइए या एकदम अंदरूने गांव में चले जाइए, या आप यूरोप या बाकी जगहों पे उन्हीं सब्जियों को खा के देखें, आपको स्वाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। धनिया में खुशबू नहीं है, पुदीना ठंडाता नहीं है, भिंडी में अपना कोई क्रंच नहीं है, ये सोवा का साग बन रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि सोवा का साग है। पहले तो घर भर महकता था बासमती सोवा का चावल, सोवा जिसके खेत में बोया रहता था वो टूंग के ला रहा है तो खुशबू आती थी झोले से। धनिया बिनना शुरू करते थे तो पूरे किचन में धनिया की खुशबू होती थी। यह स्थिति थी। बासमती की इतनी वैरायटी हिंदुस्तान में अभी है कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी तरह का बासमती हो सकता है। एक बासमती में खुशबू नहीं है, एक बासमती में खुशबू नहीं है। आपका तिलहन दलहन, आपके अनाज एक भी ऐसे नहीं हैं जो कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से मुक्त हों। हिंदुस्तान में खाना का जो कंजम्पशन, हम लोग शुरुआत में खाने की बात कर रहे थे, खाने के साथ एक्सपेरिमेंट सरकारों ने, नीतियों ने, लोगों ने किया है। उसको पॉइजन कैसे बनाया जाए, जीवन को जहर बनाने का बेस्ट एग्जाम्पल हिंदुस्तान है। भोजन जो जीवन देता है, आज आपके अंदर की हजारों बीमारियों की वजह आपका भोजन है। ठीक है। अच्छा, आप इसको थोड़े से बड़े वितान पे ले गए, मैं वापस पर्सनलाइज उसमें लेके आऊं। पर्सनल वाले में क्या होता है, ये तो 3 होगा मेजर जो कम्युनिटी लेवल पे हो रहा है। पर्सनल में क्या हुआ है, ये बहुत शहरी दृष्टि है कि साबुन से हाथ धोने वाला हाइजीन तो हमने अडॉप्ट कर लिया है ना। हम लिटर नहीं करेंगे, इधर उधर चीज़ों को फेंकेंगे नहीं, बाहर खुले में शौच नहीं करेंगे, वो हमने सोच लिया। लेकिन इन चीज़ों को अगर आप करते भी रहते ना, तब भी वो चीज़ें सही हो जाती। जो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत थी और नहीं हो पाया है, वो है कि नगर विन्यास में, और गांधी खुद इस बात का रोना रोते रहे। वो कहते थे कि हमारे गांवों की हालत हद से ज़्यादा खराब है, बारिश के मौसम में गांव घुसने लायक नहीं है, क्योंकि कीचड़ बोदा उसी में से होकर निकलना है। कच्चे रास्ते होते थे, लड़िया बैलगाड़ियाँ चलती थी, घोड़ा गाड़ियाँ चलती थी, और उसकी वजह से वो कीचड़ पानी पूरा लोंदा बन के 1-1 फीट 1.5 फीट की कीच गाद जो है बनकर तैयार हो जाती, लोगों की चप्पल उसी में रह जाती थी। ये भारतीय गांवों की तस्वीर रही है। अभी भी ये तस्वीर कहीं गई नहीं है। अरिंजा खरिंजा लग गया है, सीमेंट का रोड बन गया है, लेकिन कीचड़ अभी भी हो रहा है। और काहे का कीचड़ है, निकासी का पानी नहीं है। गांव में जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। आप किसी भी गांव में जाइए, पहले गांवों में जल निकासी का कुछ इंतजाम होता था। घर इस तरह से बसते थे कि पानी किधर निकलेगा। हाँ, वो दिक्कत, जैसे हमारे यहाँ जो घर का पानी है, किचन का या नहा रहे हैं, वो सारा पानी सब्जी वाले खेत में जाता था। तो बर्तन मंजाई और स्नान का और कपड़े धोने का पानी सारा सारा वहां जाता था। अब उसका कोई स्कोप नहीं है। आपने घर पक्का कर दिया है, क्यारियां खत्म हो गई, क्योंकि घर के साथ जो बागवानी का सिस्टम था वो खत्म हो गया है। मैक्सिमम घर जो है वो केवल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके साथ में ओपन स्पेस के नाम पे कुछ बचा नहीं है। और शहरों में भी यही समस्या है कि शहर के पानी को, शहर के गार्बेज को आप कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ कैसे उसको प्रोसेस करेंगे। आप सोचिए ना कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव एक पार्टी इसलिए जीत गई है क्योंकि उसने कहा है कि हम कूड़े का पहाड़ समतल कर देंगे, हटा देंगे। ये किस तरह की समस्या हो गई है। हर घर में, मैं एक औसत आपको बताता हूँ, 300 से 400 लीटर पानी एक रेगुलर हाउस होल्ड में केवल फ्लश किया जा रहा है। एक ऐसे देश में जहाँ पानी की भयंकर क्राइसिस है और आने वाले समय में क्राइसिस बढ़ने ही वाली है। कहीं पे भी बोरिंग 300, 500, वसंत कुंज वगैरह में 500, 600, 700 फीट से नीचे जा चुका है वाटर लेवल। लेकिन वसंत कुंज में हर घर में कमोड है, वसंत विहार में हर घर में कमोड है। वहाँ पे 1000-1200 फीट के नीचे पानी है, हर घर में कमोड है, और हर घर में औसतन 300 से 400 लीटर पानी फ्लश किया जा रहा है। आप ये तो कह रहे हैं कि आप पान मत थूकिए, लेकिन आपके टेलीविज़न पे 5 में से 1 विज्ञापन किसी न किसी शावर और किचन और बाथरूम की फिटिंग वाली कंपनी का है, जो बता रहा है कि एक कांच के कमरे में 17-18 तरफ से फुहारों में आप कैसे नहा सकते हैं। ये मेंटल हाइजीन कब सही होगा? आप कब एक ऐसे समाज और एक ऐसी जीवन शैली की तरफ जाएंगे जिसमें आप पानी की दरअसल इज्जत करना शुरू करें? पान के थूके से कोई नहीं मरा है आज तक, खैनी खा के थूके से कोई नहीं मरा है आज तक, दोना पत्तल फेंकने से कोई नहीं मरा है आज तक।
वो खड़खड़ खड़खड़ दिखता है। एक साफ सी जगह पे अगर 50 दोना फीके पड़े हुए हैं, समोसा जलेबी पकौड़ी खाए हुए, देखने में गंदे लग सकते हैं, उनसे किसी को नुकसान नहीं भाई साहब। वो सब बायोडिग्रेडेबल है, वो सब इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ना थैली में, आपके घर में रोज आजकल डिजिटल एप्स के थ्रू सब्जियां, फल और तमाम तरह की चीजें आ रही हैं। उसमें आ वो रही सारी पन्नियाँ। चीजें थर्मोकोल से लेके पन्नी और 50 तरह की और चीजों में पैक हैं। बबल रैप है, ये रैप है, वो रैप है। आजकल मैं किसी के भी घर जाता हूं, वो उनका किचन बहुत साफ दिखेगा आपको, और उस साफ किचन में 3-4 रोल आपको दिखेंगे किचन टिश्यू जो आते हैं, और वो बड़े टिश्यू होते हैं, मतलब 1 फीट उसका टॉवेल जो वाले जो टॉवल, होते हैं। हाँ, जो उस तरह का, और वो ऐसे भग 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 फाड़ रहे होते हैं। चाय गिर गई रैक पे, 2 टिश्यू तुरंत खचाक से नोचे रोलर से, उसके तुरंत पूछ दिया, शिट मैन आई ड्रॉप्ड, आई एम वेरी सॉरी, है ना। फिर एक टिश्यू छोटा वाला उठाया, उससे कप की पछौड़ी जो है साफ कर दी कि किसी के ऊपर ना गिरे। आप ये क्या कर रहे हैं? कौन सा हाइजीन है भैया ये? कितना कागज आप बर्बाद करते रहोगे इस हाइजीन के नाम पे? कितने टिश्यू से पूछोगे? गमछा टांगिए ना आप, घर में 2 गमछे बना लीजिए। एक गमछा आप तय कर लीजिए कि भाई ये सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये दिन चलेगा, और दूसरा गमछा आप तय कर लीजिए कि मंगल, बिफर, शनिचर चलेगा। गमछा टांगिए किचन में। काहे लिए आपको पेपर टॉवल चाहिए भाई? किस लिए? तो ये जो हाइजीन के नाम पे नरक, आप देखिए कि अल्टीमेटली इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है। आपकी किसी भी हाइजीन की कवायद का इम्पैक्ट कहाँ पे है? इंडिविजुअल के पान को रोक करके आप कुछ नहीं उचार पाएंगे। उसी इंडिविजुअल के किचन से पेपर टॉवल गायब करके आप बहुत कुछ बचा पाएंगे। उसी घर से अगर आप इंडियन टॉवल का टॉयलेट का एक शीट इंश्योर करें उसमें, तो आप बहुत कुछ बचा पाएंगे। वो सारी चीज़ें आप ख़त्म करते जा रहे हैं। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ये बहुत ही शहरी कॉन्सेप्ट है। मैं इस विचार से ही सहमत नहीं हूँ कि पान, कुल्हड़, पुरवा, पत्ता, हाँ, पर प्लास्टिक बोना, तो नहीं फेंकना चाहिए। शहरों को साफ होना जरूरी है भाई साहब, गाँव को साफ होना जरूरी नहीं है। मतलब अब वो कर लेंगे, वो मैनेज कर लेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। शहरों में सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि आदमी ना एक बार छोटे वाले के लिए जाता है, 250 ग्राम मूत के आओ और 5 लीटर पानी उड़ेल के आता फ्लश है, कर दो। और उसको पता ही नहीं चलता कि ये सब प्रोसेस कैसे हो रहा है। बाय द वे, ये सब पानी ट्रीटेड है। जो पानी जो है ट्रीटमेंट होकर के उनके घर तक पहुंचता है तथाकथित रूप से पीने के लिए, ठीक है, वो फ्लश हो रहा है। इसलिए आपके यहाँ बाय द वे पानी पीने का अलग पाइप और बाकी कामों के लिए अलग पाइप नहीं है। सारा पानी जो है ट्रीटमेंट होकर एक टंकी में जाता है और वहाँ से जाता है। आप सोचो, आप ट्रीट करके पानी दे रहे हो लोगों को कि वो 5 लीटर ऐसे ही जाके ऐसे ही फ्लश कर दिए। अरे कुछ घर में टुकड़ा मिल गया, उसको फेंक दिया, टॉयलेट में फ्लश कर दिए। हाँ, चल रहा है ना, और चूंकि मिल रहा है तो चल रहा है। घरों को, जैसे घर, मैंने एक चीज़ अपने समझ से एक चीज़ फिगर आउट की कि घर को आप कितना साफ सुथरा रखें उसको लेकर के। तो एक ये हाइजीन से ज़्यादा बड़ा शब्द ऑर्गेनिक है। आप कितने ऑर्गेनिक हाउस होल्ड में हैं, आप कितने ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल में हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितने हाइजीनिक हैं। क्योंकि हाइजीन के नाम पे आप, ये जो आप शुरुआत में बात कर रहे थे ना, 3 तारीख शुरू होने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हम साफ रहें और दुनिया ऐसी तैसी में जाए। तो घर तो साफ है, लेकिन घर से रोज 15 किलो वो जेप्टो के 2 थैले भर के कूड़ा जो फेंक रहा है ना, उसकी चिंता करने की जरूरत है। जो घर बिखरा होता है किसी ने, तो मैंने अपना बस इतना बनाया है कि जो सफाई, जो गंदगी मैं फैलाऊं, जिसको अंत में मुझे ही साफ करना है, तो वो गंदगी मैं फैला लेता हूँ। जैसे अपने घर में बैठा हूँ और बेड पे लेटा हूँ, मेरा उठने का मन नहीं है, और मैं कुछ खा रहा था आइसक्रीम, और उसकी स्टिक लकड़ी की मैंने नीचे रख दी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं थोड़ी देर में उठूंगा, सब एक साथ मैं ही साफ करूंगा। तो मैं उस तरह से, जैसे मेरी जो अलमारी इसमें मैं कपड़े रखता हूँ, वो अक्सर अव्यवस्थित रहती है, क्योंकि मुझे पता है कि 15 दिन में एक बार मुझे ही व्यवस्थित करनी है। पर सड़क पर अगर मैं कूड़ा फेंकता हूँ तो वो मैं नहीं साफ करता हूँ, इसलिए मैं सड़क पे नहीं फेंकता हूँ। बिल्कुल, तो एकदम बस सही ये बात है। व्यवस्थित अगर रखूँ ना तो मुझे मिले ना चीजें, मुझे पता ही नहीं चलता। मैंने उसको, मुझे कभी कभी नहीं मिलती चीजें ना, तो मैं घर में बोलता हूँ कहीं से ठीक से रख दिया होगा। वो ठीक से रखने के बाद ना, हाँ, बहुत ठीक हो जाता है। हाँ, जैसे किताबें जो है मैं वापस वहाँ नहीं रखता जहाँ से मैंने उठाई है। बेसिकली शेल्फ में नहीं रखता मैं, वो जमा होते जाती हैं हफ्ते भर में। 2 उस टेबल पे, साइड टेबल पे पड़े हुए हैं, 2 उधर मेरे बेड के साइड में पड़े हुए हैं। एक उस दिन उस कमरे में बैठा था धूप खाने के लिए,
एक किताब वहाँ पड़ी हुई है, मैं ही करता हूँ साफ, मैं ही उसे फिर वापस जहाँ होना चाहिए उनको वहाँ रख देता हूँ। मैंने ये मेरा ड्रीम रहा है बहुत शुरू से कि मैं चीज़ों को उठा के फिर वापस वहीं रखूँ, और मैंने प्रयास किया, मुझसे नहीं हुआ, फिर आई गिव अप कि ये मुझसे नहीं होगा। पर जो बाहर गंदगी फैलाने का है उसमें मैं भी दोषी हूँ उतना ही जितना सारे लोग हैं, कोई और भारतीय कोई दोषी विकल्प नहीं है। ठीक है, और वो चेतना जो है हमको अभी आई नहीं है कि हम यहाँ वहाँ कुछ ना फेंकें। जैसे रैपर में नहीं फेंकता हूँ क्योंकि वो प्लास्टिक के होते हैं ना, तो मैं प्लास्टिक वाला कहीं नहीं फेंकता, उसको मैं रख लेता हूँ। जैसे मैं गाड़ी में मैंने एक डस्टबिन रखा हुआ है, छोटी मोटी चीज़ें मैं उसी में डाल देता हूँ इंस्टेड ऑफ कि बाहर फेंकूँ फिर वो। पर मैं बाहर पड़ी हुई चीज़ें कभी कभी उठा भी लेता हूँ, दूसरे की फेंकी हुई। हाँ हाँ ठीक है। अरे ताऊ हमने बीने हैं, मतलब जंगल में खासकर पहाड़ वहाड़ जाते हैं हम, कितना सारा लेटर बीन करके लाते हैं। मैं उसको अच्छा नहीं लगता, जो अगर मुझे एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता। पर जहाँ कूड़ा पड़ा ही हुआ है, एक आदमी था, वो नोएडा में सारे नाले खुले हुए हैं, सारे नाले, बड़े बड़े नाले, स्टिंकिंग नाले, वो खुले नाले। हाँ, मच्छर कहाँ ब्रीड करेंगे, कहीं तो जगह चाहिए, आवास विकास। और उसकी उससे जो निकलती है गैस, उससे बहुत नुकसान होता होगा शायद। वहाँ पे कोई खड़े होके अपने निवृत्त हो रहा था, है ना। अब वो क्या है, खुले में शौच है या क्या है? क्योंकि आप जो घर में करते हैं वो फ्लश होकर उसी नाले में जा रहा है। हाँ, तो पाइपलाइन के टाइम बचा रहा है और ज्यादा और उसको पानी से फ्लश नहीं कर रहा है, तो फ्लश नहीं कर रहा, नहीं हो रहा। तो क्या है, वो खुले में शौच है। क्या आप उसको डू यू वांट टू प्रोहिबिट दिस? क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता देखने में, आपने देख लिया कभी, आप अपनी महंगी वाली गाड़ी में जा रहे थे, ग्रॉस है ना, वो है ग्रॉस, चीजें दिखने में अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, पर भाई साहब ग्रोसरी तो आप ही इतने दिनों से जो ये नाला है ना, ये नाला इतना महकता इसलिए है कि आप सभी जो है, जो अभी यहाँ अंदर शीशा बंद करके गुजर रहे हैं, हाँ, उन सबों का है। तो हो रहा है मल हुए बिल्कुल। चलिए, हमको बेसिकली पहले भी बोल चुके हैं, एक बार फिर दोहरा देता हूँ मैं, प्रॉब्लम हमारी वो नहीं है, हमारी प्रॉब्लम आबादी है। यार आप जानते हो यहाँ पे 2 करोड़ लोग का हाइजीन होना चाहिए। 2 करोड़ लोग रहते हैं। यूरोप के ज्यादातर देशों की आबादी नहीं है ये, उतने लोग अपने यहाँ एनसीआर में रहते हैं। 2 करोड़ लोग एक ही बार मान लो, सुबह ही मान लो। आप इमेजिन करो यार, क्या चल क्या रहा है यार। वो आदमी क्या सोचता है, मैं तो अपने बाथरूम में गया, 10 करोड़ लीटर पानी फ्लश हो गया एक है। हाँ, और वो सोचता है मैं बाथरूम में गया हूं अपने। वो सारा गंद जो है ना कहीं जा रहा है, आपके बाथरूम में नहीं रह रहा है। प्रॉब्लम अपनी आबादी है। अपन ने ऐसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं रखा है पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, इन सब जगहों में कॉन्सेंट्रेटेड है, और हम उनको महसूस ही नहीं होने देते। अभी तो स्थिति, मतलब केवल पैरालिसिस जो है वो मेट्रोस का ही नहीं हुआ है, पॉपुलेशन पैरालिसिस की स्थिति जो है वो सारे छोटे शहरों में भी है। आप 2 टियर 3 टियर, हमारे रायबरेली आप चले जाइए, आप यहाँ प्रतापगढ़ चले जाइए, कोंडा चले जाइए, चलने की जगह नहीं बची है। नहीं, उसका बाबा क्या होता है कि जब हम प्रसव पीड़ा की महिला अस्पताल पहुंचने तक बच्चा पैदा कर चुकी होती है। सो कॉल्ड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना, वो भूखंड बनाती है और लोगों को दे देती है, लोग उसमें घर बना लेते हैं। जितने घर बने, क्या कूड़ा निष्पादन के लिए कोई हिसाब नहीं है। क्या हिसाब हुआ? शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, बाकी जो वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि इन घरों के कचरे को, जो मतलब वेस्ट को, ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट, उनको अब बोल रहे हैं पहाड़ बन गया कूड़े का, जाएगा कहाँ? आप दिल्ली का कूड़ा कहाँ जाए? 2 करोड़ लोगों का कूड़ा, ऐसे थोड़ी पूरी पार्टी कार्यकर्ता लग जाएंगे खा के खत्म कर। कौन सा राज्य है जो बोलेगा हाँ हमारे यहाँ के डाल दीजिए? आप ही को रखना पड़ेगा ना, गाजीपुर में रखें, बलसवा में रखें, जहां भी रखें भैया, आप ही को रखना पड़ेगा। और यहाँ से हटाओगे तो कहीं रखोगे, ऐसा थोड़ी कि अंतरिक्ष में भेज दिया। वेस्ट ये बोलते रहते हैं लोग कि हम बिजली बना लेंगे। अरे यार, कितनी बिजली बना लोगे आप? वो जो पुराने स्टाइल के घर और मोहल्ले हुआ करते, रिहाइश हैं, वहाँ नालियों से कई बार पता लग जाता था कि उनके यहाँ क्या बना है।
क्या बना था। या आप बकरीद के समय चले जाइए यहाँ सलीमपुर, क्या नाम है, सीलमपुर, हाँ, वहाँ नालियाँ लाल हो जाती हैं बकरीद हाँ, के समय। हाँ, तो बलि जो पड़ती है इतनी सारी, तो वो तो है ही। चलें तो गांधी अपन का जो मॉडल है वो मुझे इस मामले में बहुत प्रैक्टिकल लगता है। वो बिना किसी बाहरी कंटेंट के इस्तेमाल के, जो गांधी का दर्शन है हाइजीन को लेकर के, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में कम्युनिटी लेवल पर हाइजीन को लेके अगर किसी ने सबसे बड़ी कैंपेन की है तो वो गांधी है। और गांधी का जो हाइजीन का मॉडल है वो बहुत ऑर्गेनिक है। वो कागज से सिलौटी पोंछने वाली थ्योरी के आदमी नहीं रहे हैं, वो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने वाली थ्योरी के नहीं रहे हैं, पर वो निजी चेतना का आह्वान करते हैं हर बार कि स्वयं करो। उसमें भी ये स्टेट की जिम्मेदारी उतनी अधिक नहीं है। हाँ, तो स्वयं करने से फिर बहुत सारा समस्या हल हो जाएगी ना। जैसे अगर आप घर में थैले बना लें सब्जी के, आप ये तय कर लें कि आप थैला बनाएंगे, और सबके घर में आजकल तो इतने थैले भैया जगह जगह से मिलते हैं, आपके लिए बहुत आसान है कि आप 2-3 थैलों को आवंटित कर दें कि भाई सब्जी इसी में आएगी। जो लोग नहीं करते हैं ना, ये थैला बहुत अच्छा है, सब्जी नहीं लाएंगे, इसमें रखे रहो 3 साल 4 साल बाद करोगे थैला इसको सब्जी का, रखे रहो, धरा रहेगा, ये 3-4 साल बाद इसको बनाओगे। गांधी का जो एक तरीका है ना, उसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि एक तो वो पर्सनल और आसपास के हाइजीन पे बहुत फोकस करते हैं। दूसरा क्या है कि उनके हाइजीन में ये है कि जो आपने बात कही, जो गंदगी मैंने फैलाई है उसको मैं ही साफ करूंगा, तो डिपेंडेंसी उसके ऊपर बहुत इधर उधर नहीं है। तीसरा, वो इसमें आधुनिक होने के ऊपर बहुत फोकस नहीं करते हैं। वो हाइजीन को कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं। गांधी का जो मॉडल है हाइजीन का, उसमें निर्धनतम व्यक्ति भी अपना हाइजीन मेंटेन कर सकता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि नहीं घर में एग्जॉस्ट होगा, जाली वाले दरवाजे होंगे और कमोड होगा, फ्लश होगा, जेट होगा, तभी आप जो है संडास निवृत्त हो सकते हैं। वो व्यवस्था करके बताते हैं कि नहीं, गांव में गांधी जी बाहर जाते थे। गांधी जी के जीवन में उन्होंने ऐसा रास्ता चुना था कि उनको बाहर जाना उनकी व्यवस्था थी, कई बार बाहर जाना पड़ता था, तो उस तरह से उन्होंने उसको मेंटेन किया। हम कुछ साफ करने के लिए, मतलब हम लोग गैजेट आधारित हैं। भारतीयों की स्थिति कुत्ते वाली है। कुत्ता जहां बैठता है पूंछ हिला के साफ कर लेता है, बाकी जगह गंदी रहती है। गू खा के आएगा और पूंछ हिला के अपना तर्रा साफ कर लेगा। हमारी स्थिति बहुत कुकुरही हो गई है। तो कुकुरही ना रहें, थोड़ा सा ये सोचें कि कैसे चीज़ों को, वो जो हम कर रहे हैं वो कहाँ जाने वाला है। क्योंकि हाइजीन के लिए ये जो अर्बन कॉन्सेप्ट है कि अगर हम नहा लिए हैं, हमारे नाखून कटे हुए हैं, हमारे कपड़े धुले हुए हैं, हमने ब्रश कर रखा है, हम बाहर पाउच नहीं फेंक रहे हैं, पॉलीथीन नहीं फेंक रहे हैं, तो हमने हाइजीन का ध्यान दे लिया है। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। ठीक है, चिट्ठियों की ओर बढ़ते हैं और इन विषयों पे चिट्ठियाँ और आप लिखिएगा आगे, पर जो पिछले एपिसोड्स पर चिट्ठियाँ आई हैं हमारे सुनने वालों की, वो मैं बताता हूँ। पहली चिट्ठी है जूनियर 3 तालिया, इन्होंने अपना नाम लिखा है, नोएडा। वाह, नोएडा से है। लिखा है, जय हो बाबा ताऊ और सरदार को सादर नमस्कार। मैं स्यूडो नेम से अपनी पहली चिट्ठी लिख रही हूँ। मैं 3 ताल 80वें एपिसोड से सुन रही हूँ और इसकी एडिक्ट भी हूँ। ये पत्र एक खबर देने के लिए लिख रही हूँ। पढ़ाई और माता पिता की आपत्ति के कारण मैं 3 ताल कंसिस्टेंटली नहीं सुन पा रही थी, पर अब माता पिता की रजामंदी मिल गई है और कहा गया है कि जैसे हर औषधि सही मात्रा में काम करती है, वैसे ही ये दवा भी सही मात्रा में लेनी है। इसलिए अब से हमेशा मेरे पत्र आएंगे। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी, कोई भूल चूक हो तो क्षमा। जय हो, नॉट सो कंसिस्टेंट जूनियर 3 तालिया। जय हो, जय हो। जूनियर जी सुनते रहिए, 80 से सुन रहे हैं, बहुत काफी लंबा सुन चुके हैं और आप। आपने 80 से सुना है, लेकिन आप पीछे भी जाएं, कुछ और एपिसोड्स भी सुने आप। तो ये शायद महिला हैं, कोई महिला है। हाँ। तो अच्छी बात यह है कि आपने अब इसका मतलब, वैसे 3 ताल के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, संस्तुति और सहमति जो है रास्तों को और सहज करती है। अगली चिट्ठी शीतल यादव की, अहमदाबाद गुजरात, फिलहाल सराय जुलैना नई दिल्ली। वाह। बाबा ताऊ सरदार और सभी 3 तालियों को सादर प्रणाम। आशा करती हूँ सभी खुशहाल होंगे। सराय जुलैना तो बाबा आपके आसपास ही है ना? हाँ हाँ, जामिया एकदम पास में, जामिया में हैं, पढ़ाई कर रही हैं अभी जामिया में।
100वें एपिसोड ये साहित्य आज तक के दौरान भी मिली थी, यहाँ जी। पे आई भी थी 100वें एपिसोड। 100वें एपिसोड में आई थी, इसमें उन्होंने मेंशन भी किया है। 100वें एपिसोड पर चिट्ठी लिखनी थी, लेकिन नए शहर और नए कॉलेज की भागदौड़ में इतनी व्यस्त हो गई कि 3 ताल का सेवन मजबूरन कुछ दिनों तक बंद रखना पड़ा। लेकिन अब 81 दिनों के बाद जब दिल्ली से अपने घर अहमदाबाद लौटी तो मेरे 15 घंटों के सफ़र का साथी 3 ताल बना। सफ़र के दौरान 5 एपिसोड सुन डाले तो सोचा कि कुछ तो लिखना बनता है। 111वें एपिसोड में नींद और भूकंप पर बात हुई। अपनी बात बताऊं तो जिस दिन दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए, मैं और मेरी रूममेट घोड़े बेचकर सो रहे थे। सुबह जब 8 बजे यूपी से दीदी ने कॉल करके अचानक से पूछा कि तू ठीक तो है ना, तो मैंने बोला नींद से जगाकर ऐसे कौन पूछता है। तो दीदी ने बताया कि रात को भूकंप आया था। मेरी नींद बहुत ही गहरी है, मेरा सोना बराबर मेरा मरना। मेरे सोने के बाद घर और पड़ोस में क्या हो रहा है वही जाने। लेकिन जब ट्रेन में अकेले सफ़र करती हूँ तो मुझे निधरक नींद नहीं आती है। निधरक नींद बड़ा अच्छा शब्द लगता है मुझे। उसके पीछे की वजह है सामान को लेकर मेरी चिंता। दरअसल मेरे घर में मम्मी के अलावा सोने में सबने कुंभकर्ण यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रखी है। मेरे लिए तो अच्छी नींद लाने का एक ही नुस्खा है कि जब मुझे नींद नहीं आती तो इकोनॉमिक्स से जुड़ा कोई भी आर्टिकल या वीडियो देखना शुरू कर देती हूँ, और वीडियो ख़त्म होने के पहले ही मोबाइल मुंह पर ढप्प से गिरने लगता है। मेरा तो यही मानना है कि इस ज़माने में जिस इंसान को सोने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता वो दुनिया में सबसे सुखी है। आप तीनों ने पानी पूरी के बहुत सारे नाम बताए, तो मैं भी बता दूं कि अहमदाबाद में पकौड़ी बोला जाता है, शायद पूरे गुजरात में भी। सरदार और बाबा की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पानी पूरी पीले मटर के रगड़े वाली और आटे वाली ही अच्छी होती है। सूजी वाली पानी पूरी देखकर ऐसा लगता है कि इसे ज़बरदस्ती दुनिया में लाया गया है। दिल्ली में जो पानीपुरी के नाम पर डाइस में कटे हुए आलू खिलाए जाते हैं, जिसमें ना ही मसाले होते हैं ना ही कोई स्वाद, ऊपर से 20 रुपए के 6 नग, जैसे कि पानी की जगह पेट्रोल डाल कर दे रहे हैं। सारी महंगाई पानीपुरी वालों को ही लग गई है। सस्ते खाने की बात की जाए तो मैंने 1 रुपये में 3 पानीपुरी खाई हुई है। अभी जामिया की कैंटीन में 30 रुपये की वेज थाली, जिसमें 2 रोटी, सब्जी, दाल, चावल और सलाद के नाम पर 2 ककड़ी की स्लाइस मिल जाती हैं। खाने की दशा ठीक ठाक रहती है। इससे सस्ता खाना नहीं खाया। आखिर में बस यही कि साहित्य आज तक में सरदार और बाबा से छोटी सी मुलाकात हुई। ढेर सारी बातें करनी थी लेकिन बोल नहीं पाई। 3 ताल के 100वें एपिसोड में ढंग से फ़ोटो भी नहीं खिंचवा पाई थी, तो सोचा यहीं खिंचवा लेती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि आप दोनों अपने काम में व्यस्त थे। आपने मुझे पहचाना, मेरे लिए यही बड़ी बात है। कोई बात नहीं, कभी फुर्सत से मिलने पर ढेर सारी बातें और फ़ोटो शोटो हो जाएंगी। आपसे मिलकर मेरा साहित्य आज तक आना सफल हुआ। अपनी उंगलियों को विराम देती हूँ। ढेर सारा प्यार और सम्मान। शीतल यादव, अहमदाबाद, गुजरात। ये आखिरी लाइन की बहुत मजेदार थी, अपनी उंगलियों को विराम देती हूँ। हाँ। हम लोग भाषण प्रतियोगिताओं में हाँ। अपनी आखिरी लाइन वाणी को विराम। ये सुन के मुझे बहुत मजा आता है। मैंने आज तक दिया नहीं है, पर मुझे सुन के बहुत मजा आता है। आजकल नेता लोग भी करते हैं ये। मैं अपनी ये कहते इन आखिरी पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और उसके बाद फिर 10 मिनट तक ध्येय पथ पर तू चला चल। स्कूल में इसलिए ताली पड़ती थी इस लाइन पे कि वो चलो खत्म हुआ, मतलब हाँ, कि अब जा रहे हैं। तो लिखते रहिए शीतल, बढ़िया चिट्ठी। शीतल की हिंदी बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी। और आप कभी दफ्तर आ जाइए। और उन्होंने 20 रुपए के 6 नग लिखा ना, हाँ। ये मुझे बहुत पसंद है। 20 रुपए के 6 भी लिख सकती थी। हाँ, बिल्कुल। धर्मेंद्र गिरी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें लिखा है, 113वें एपिसोड में 2 ऐसे विषयों पर चर्चा हुई जिनको खुद मैंने प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया है। पहले सरदार ने अपने ईयर प्लग को फुनतड़ू शब्द से संबोधित करते हुए बाबा और ताऊ के साथ इसके महात्म्य पर चर्चा की। इसी चर्चा में बाबा इस शब्द की बनावट में फुनगी शब्द पर ज़रूर पहुँचे, पर आखिरी निष्कर्ष नहीं निकला। जहाँ तक इस शब्द के देशज स्वरूप तक आने के पीछे का कारण है, मेरी समझ ये है कि ये फौज, पुलिस आदि में हथियारों की नाल की सफाई के लिए कॉटन का छोटा सा कपड़ा रोल करके बीचों बीच से एक नाड़े से बांधकर एक जुगाड़ बनाया जाता है, जिसे फुनतरू कहा जाता है। इसकी प्रक्रिया ये होती है कि नाड़े को नाल में पीछे जहाँ से गोली लोड होती है वहाँ से डालकर नाल में आगे की तरफ निकाला जाता है और फिर इसे ज़ोर से खींचा जाता है, तो कॉटन का कपड़ा नाल के भीतर से सफाई करते हुए आगे निकल आता है। अब ये शब्द फुनतरू भी बोलचाल का ही शब्द है, जो अंग्रेज़ी के 2 शब्दों पुल थ्रू से अभ्रंश होकर के निकला है। पुल थ्रू। और सरदार या हमारे ईयर प्लग भी एक सिरे पे सलाई होती थी ताकि नीचे चला जाए। और सरदार या हमारे ईयर प्लग भी ऐसे ही कुछ दिखाई देते हैं।
इसी प्रकार इसी एपिसोड में शाखा में प्रचलित मूक इशारों की भाषा पर बात हुई और स्काउट्स के इशारों तक ही पहुंची। असल में फौज, पुलिस आदि जब युद्धाभ्यास या ऐसे ही किसी क्षेत्र में होते हैं जहां पर लोग बड़े क्षेत्रफल में फैले हों और आवाज़ से उनको निर्देश देने में व्यावहारिक दिक्कत हो, तो इन्हीं शारीरिक इशारों से उन्हें निर्देश दिए जाते हैं, जिनको फील्ड क्राफ्ट सिग्नल्स कहा जाता है। बिल्कुल, स्काउट, एनसीसी और यहाँ तक कि संघ में भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो दरअसल अडॉप्ट ही की गई हैं आर्मी से और पुलिस से जी। तो ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पे हो रहा है। हम लोगों ने उनका जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ऑब्वियस है, वहाँ पे होता रहा है। और स्काउट में तो लगभग बिल्कुल सिपाही ट्रेनिंग हो जाती है। धर्मेंद्र जी का इस विषय पे एक्सपर्टीज भी है क्योंकि वो वर्दीधारी हैं। हेडगेवार जी ने आर्मी की ड्रेस को ही 1925 में गणवेश बनाया था। बाद में वो सफ़ेद कमीज़, नहीं तो पहले वो खाकी डबल पॉकेट वाली कमीज़ और वैसी ही पैंट वही हुआ करता था। बाद में फिर वो गणवेश में परिवर्तित हुआ। अब आजकल फिर पलट गया है। तो लिखते रहिए आप चिट्ठी। और अगली है रोहित सिन्हा की, मुंबई से। बाबा, ताऊ और सरदार को प्रणाम। 2022 का आखिरी एपिसोड अब जल्द ही रिकॉर्ड होगा। कृपया आप लोग 2022 के अपने मनपसंद यादगार पलों को साझा करें। मेरे लिए 2022 के हाइलाइट्स इस प्रकार रहे: बेस्ट मूवी मोनिका ओ माय डार्लिंग, बेस्ट सॉन्ग आदर्श राव का कारी बदरिया, बेस्ट सीरीज़ पंचायत 2 और गुल्लक 3, बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट, स्पोर्ट्स का मूवमेंट, रॉजर फेडरर फेयरवेल मैच और फीफा 2022 का फाइनल, फ्रेज ऑफ द ईयर वोक कल्चर, वर्ड ऑफ द ईयर रिलिया, इवेंट ऑफ द ईयर इमेजेस शेयर्ड बाय जेम्स वेब टेलीस्कोप, पर्सन ऑफ द ईयर हर्षल माथुर और फाउंडर रेजर पे, जो फाउंडर हैं रेजर पे के हर्षल माथुर, ट्रेंड ऑफ द ईयर रिवेंज ट्रैवल, गूजबम्प मूवमेंट ऑफ द ईयर, कोहली सिक्सेस अगेंस्ट हारिस राउफ 2020 वर्ल्ड कप। अंततः कांतारा और छेलो शो फिल्मों का भी उल्लेख करना चाहूँगा। दोनों शानदार फिल्में हैं और आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। मैंने नहीं देखी हैं दोनों। 2020, 21, 22 से सबक लेते हुए अभी मैं हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलूँगा आप तीनों को। इसे 2023 की पहली तिमाही के बाद के लिए बचा रखा है। 2023 में हमारा सारा तीन ताल परिवार सुखी और स्वस्थ रहे, इसी आशा के साथ ये पत्र समाप्त करता हूँ। जय हो। आपका श्रोता रोहित सिन्हा। वाह गुरु वाह, वाह रोहित बाबू, बढ़िया इन्होंने लेकिन हाईलाइट दिया। हम लोग भी, आपने अच्छा सुझाव दिया। अगले 3 ताल के एपिसोड का अभी से आपने एक मूड सेट कर दिया है। ईयर एंडर पे बात करेंगे। हाँ, तो ईयर एंडर तो उसमें ये सवाल मुझे तो गंभीर हो गया, सोचना पड़ेगा। वर्ड ऑफ द ईयर, मोमेंट, स्पोर्ट्स मोमेंट, स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर, ये सब कठिन हो सकता है, खास करके मेरे जैसे लोगों के लिए जो हिसाब नहीं रखते। हाँ, नए साल का जिनको भी इंतजार हो, आएगा तो मोदी ही। अगली चिट्ठी, ये शायद पहली चिट्ठी है इनकी। यतेंद्र राजपूत, ग्राम पोस्ट गहरोली, तहसील मौदहा, ज़िला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 210-506। आज 114वां एपिसोड सुनकर फारिग हुआ हूँ। पाणिनी बाबा, कमलेश ताऊ और कुलदीप सरदार के साथ सभी तीन तालियों को जय हो। मेरा नाम यतेंद्र कुमार है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड के ज़िला हमीरपुर, ग्राम गहरौली से हूँ। बहराइच में बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक हूँ। तीन ताल से जुड़ाव से पहले पढ़ाकू नितिन का श्रोता था। वहीं सबसे पहले तीन ताल के 100वें एपिसोड के बारे में सुना। 100वें को कुछ सुना भी, लेकिन समय ना होने के कारण छोड़ दिया। कुछ दिन बाद 105वें एपिसोड से तीन ताल लगातार सुनना शुरू कर दिया। नई के साथ पिछले एपिसोड भी सुनता जाता हूँ। आप लोगों से गहरा लगाव हो गया है, जैसे कि हम बहुत गहरे दोस्त हों। बाबा जिस तरह बिंबों के साथ पूरी बात को रखते हैं, उसमें मैं खुद को देखता हूँ। ताऊ पूरी बात को जिस तरह 2 लाइनों में रख देते हैं, उससे मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। अरे बाप रे। मारक है, मारक। सरदार जी की तो बात ही न्यारी है। उनके चुटकुले बहुत हंसाते हैं और उन चुटकुलों से हम अपने दोस्तों को भी हंसाते हैं। आज पहली चिट्ठी लिखी है और आगे भी चिट्ठी पत्री लिखी जाएगी। एक बात और, तीन तालियों की चिट्ठियों को सुनना मैं कभी मिस नहीं करता, क्योंकि तीन तालियों की चिट्ठियों के बाद ही वो एपिसोड पूरा होता है। बाबा, ताऊ, सरदार के साथ सभी तीन तालियों को मेरा जय हो। आपका तीन तालिया, यतेंद्र राजपूत, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। उन्होंने ये अच्छी बहराइच से ना मुझे एक ही चीज़ याद आती है, मराठी का सेंटेंस, वो बहराइच नहीं गूंगापन है। अरे बाप रे। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल सही बात कही कि तीन ताल का कोई भी एपिसोड नहीं पूरा होता। मतलब चिट्ठियों के बिना जब तक वो ऐसा लगता है कि उपसंहार है आखिर में, उसके बिना। अगली चिट्ठी अजय
बनारस से। जय हो ताऊ बाबा सरदार को सादर प्रणाम। मेरा नाम अजय है और डेवलपमेंट सेक्टर में नौकरी करता हूँ। बनारस में रहता हूँ और जेनजी को नौकरियों के बाज़ार में प्रासंगिक बनाने के लिए काम करता हूँ। माने कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग के लिए पाठ्यक्रम बनाने का काम करता हूँ। तीन ताल सुनते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। पहली बार एक दोस्त ने ये बताते हुए सुनाया था कि तीन ताल में लोग बैठकर बकैती करते हैं लेकिन बड़े काम की बातें बता जाते हैं। मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया। फिर कुछ दिन बाद उस व्यक्ति ने पूछा कि अजय भाई तीन ताल सुना, कैसा लगा? मैं क्या ही बोलता, मैंने सुना नहीं था। एक रोज़ नींद नहीं आ रही थी तो सोचा इसे सुना ही जाए। और फिर क्या, तीन ताल की ओपनिंग और उसके सिग्नेचर म्यूज़िक ने दिल में एक जगह सी बना ली। मन करता है कि इस म्यूज़िक को अपने फ़ोन की रिंगटोन बना लूँ। अगर हो सके तो बताइए कि क्या ये करना उचित होगा, और अगर हाँ तो आधिकारिक रूप से इसका MP3 फाइल कहाँ मिलेगा? मैं हर शुक्रवार सोने से पहले तीन ताल सुनता हूँ। मन करता है पत्र लिखूँ, फिर ये सोचकर रह जाता हूँ कि मेरी बातें अप्रासंगिक ना रह जाएं, क्योंकि जब तक मैं सुनता हूँ तब तक अगला एपिसोड रिकॉर्ड हो चुका होता है। मैं हर बार खुद से कहता था कि जब लगेगा कि अब लिखे बिना नहीं रहा जा रहा है तब पत्र लिखूँगा। और एपिसोड 113 सुनने के बाद बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा, क्योंकि इस बार जयसिंह भैया की चिट्ठी आई थी। मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। वो इतनी आसान भाषा में इतने कॉम्प्लेक्स विषय समझा देते हैं कि उस विषय को और भीतर तक जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है। मेरे लिए तीन ताल स्ट्रेस बस्टर है। हालांकि मैं अपने काम से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब से सोशल वर्क की नौकरी में आया हूँ तब से मीडिया की पढ़ाई और नौकरी के समय के साथियों के साथ होने वाली बौद्धिक जुगाली को भी मिस करता हूँ। यहाँ बौद्धिक जुगाली वाला कोई नहीं मिलता। मेरे जैसे अधपके लोगों को भी लोग इंटेलेक्चुअल का लेबल दे देते हैं। 113वें एपिसोड में ताऊ और बाबा कह रहे थे कि मिलेनियल्स तक तो ठीक था, लेकिन जेनजी वाले तो मेहनत ही नहीं करना चाहते। डांटने पर टॉक्सिक माहौल की बात करते हैं और गैस लाइट किए जाने की बात कहते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बेहद गंभीर विषय है। इस पर वर्क कल्चर के क्षेत्र में डिस्कोर्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि नए दौर के वर्कर्स के साथ सामंजस्य बनाया जा सके और उन्हें रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग में सहयोग किया जा सके। मुझे इस मुद्दे पर बहुत कुछ लिखना और कहना है, लेकिन पत्र ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो रहा है। इस साल के शब्दों के तौर पर मैंने सोलोप्रेन्योर शब्द का सबसे ज़्यादा उपयोग किया। मेरे लिए एट्रीशन और मून लाइटिंग शब्द बिल्कुल नए थे। इसके अलावा मैं अक्सर एक शब्द का उपयोग करता हूँ, अनझेलेबल। ये अनबियरेबल का हाईएस्ट डिग्री है। वाह। और कभी कभी जब मुझे किसी परिस्थिति में खुद को रिएक्ट करने से रोकना होता है तो मैं एक मंत्र का पाठ करता हूँ, ओम इग्नोराय नमः। तो ताऊ को मैं मिलेनियल्स की तरफ से कहना चाहता हूँ कि जेनजी वालों की अनझेलेबल हरकतों पर आप इस मंत्र का पाठ कर लिया करें। मैं ताऊ के विचारों और जीवन के प्रति उनके नज़रिए से बहुत रिलेट कर पाता हूँ। उनकी बातें मुझे बहुत मारक लगती हैं, बिल्कुल सीधे और सपाट, कोई लाग लपेट नहीं। उनके व्यंग भी ऊंचे दर्जे के होते हैं, जबकि बाबा हर बात को सिस्टमेटिक ढंग से कहते हैं, स्ट्रक्चर और सीक्वेंसिंग के साथ। उनमें व्यासपीठ के महंतों वाला ऑरा रिफ्लेक्ट होता है। और सरदार आप धंधा बदलना पड़ेगा। और सरदार आपका ख़ास तौर से चिट्ठी पढ़ने का अंदाज अनबीटेबल लगता है। लंबा पत्र लिखने के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। 3 तालियां होते हुए लंबे पत्र पर माफ़ी मांगना शर्म की बात है। सादर प्रणाम। जय हो जय हो जय हो। अजय बनारस से। अजय भाई, लेकिन बहुत बहुत झेलेबल थी आपकी चिट्ठी, और हम इसको खुशी खुशी कई बार झेलना चाहेंगे। पर आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अद्भुत और नया लग रहा है मुझे। तो हम लोगों को कभी इस बात पे बात करनी चाहिए कि आप कैसे एम्प्लॉयबिलिटी वाले स्किल्स के पाठ्यक्रम बनाते हो और फिर लोगों को एम्प्लॉयबल बनाते हो। और हम जो यहाँ बात करते हैं वो बिल्कुल उसको उतना सीरियसली ना लें, क्योंकि हम आवेश में और धारा में बोलते हैं। मैं बिल्कुल नए जेनजी के लोगों के साथ काम करता हूँ और हम दोनों इनफैक्ट इरिटेट भी होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमारे मन में कोई प्रिजुडिस है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है। हम इनफैक्ट उनके साथ काम करके हमको मज़ा आता है। हम इग्नोर तो बिल्कुल ही नहीं करते, उनकी बातों को सीरियसली भी लेते हैं। रोज़ उनसे सीख रहे हैं और रोज़ उनको 4 चीज़ें सिखा रहे हैं। एक चीज़ जो हम आपके पत्र में अजय भाई कहना चाहते हैं कि आपने जो कहा कि जिस तरह की स्थिति जेनजी की है उसके ऊपर विमर्श होना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हम ज़रूर चाहेंगे कि आपने जो आज बात चिट्ठी में नहीं कही है वो आप हमें लिख के ज़रूर भेजें। भले ही 400-500 शब्द लिख दें, कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमको लिख करके भेजें कि जेनजी के लिए जब आप ये कह रहे हैं कि उनको अलग तरीके से ट्रीट करने की, अलग तरीके से उनको देखने की और अलग तरीके से उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है,
वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके बारे में आप हम लोग को पत्र ज़रूर लिखें, तो हम लोग को भी चर्चा के लिए कुछ उसमें एक कुछ नया बिंब मिलेगा और बाकी लोग भी लाभान्वित होंगे। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी इस विषय में, इस दिशा में ही आप काम कर रहे हैं, आप जेनजी को ट्रेन कर रहे हैं, तो आपको ट्रेन करते हुए बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑब्वियस लर्निंग्स होंगी, तो ज़रूर साझा करें। आज की आखिरी चिट्ठी आदर्श त्रिपाठी, सीधी ज़िला मध्य प्रदेश से। ये चिट्ठी मैं अभी सुबह पढ़ रहा था आज ही और मुझे आनंद आ गया पढ़ के। आप सुनिएगा, इसमें किस्सा है एक। ताऊ बाबा और सरदार को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आदर्श त्रिपाठी है। मैं मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र सीधी ज़िला से आता हूँ। मैं कक्षा 12वीं कला का छात्र हूँ और शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 सीधी में अध्ययनरत हूँ। वैसे तो बालिग हुए मुझे 10 महीने हो चुके हैं, पर कागजी तौर पर मैं आज भी नाबालिग हूँ। 11वीं में आर्ट्स चुने जाने के कारण समाज और मेरे बीच बर्लिन की एक दीवार सी खड़ी हो गई थी और मैं उस शीत युद्ध का हिस्सा बन गया जिसमें एक खेमे में आर्ट्स है तो दूसरे में साइंस है। इस श्रेष्ठता के द्वंद्व और विज्ञानी समाज द्वारा मेरे बहिष्कार ने मेरे उस सामाजिक अलगाव के प्रयासों को सफल कर दिया जो अचानक मोबाइल मिलने पर शुरू हुआ था और मैं अधिक से अधिक समय चमकती स्क्रीन के समक्ष व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे मैंने दोस्तों से मिलना एकदम बंद कर दिया और किसी शादी समारोह में जाने से भी बचने लगा। स्कूल में भी मेरे 1-2 ही साथी थे और बाकी किसी से मतलब नहीं रखता था। मेरा जीवन इसी प्रकार कट रहा था। एक दिन स्पॉटिफाई पर प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि सुनते सुनते मुझे एक चित्र दिखा जिसमें 3 व्यक्ति बैठे थे और उनके समक्ष एक माइक रखा था। उनके पीछे एक तरफ राष्ट्रपिता गांधी और दूसरी तरफ मर्लिन मुनरो की तस्वीर लगी थी, जो अद्भुत मेल था। उस चित्र पर मोटे अक्षरों से लिखा था 3 ताल। नाम से लगा कोई संगीत संबंधी कार्यक्रम होगा और चित्र में छपे तीनों व्यक्तियों के बालों को देख करके भी यही लग रहा था, पर नीचे लिखा था कॉमेडी। ये देखकर मुझे लगा कि अरे कहना क्या चाहते हो, और जिज्ञासावश 87वां एपिसोड सुनना शुरू किया और सुनते सुनते इतना मज़ा आया कि मुंह से यही निकला, क्या बवाल चीज़ है बे साला, सिस्टम हिल जाता है। एक समय पर पिछले एपिसोड सुनने के चक्कर में मैं इतना खो जाता था कि काम धाम छोड़कर दिन भर 3 ताल ही सुनता था। इसी कड़ी में एक दिन मैं स्कूल में फ़ोन लेकर के पहुंच गया कि आज तो अंग्रेज़ी वाले मास्टर जी छुट्टी पर हैं तो खाली बैठकर 3 ताल सुनेंगे। जैसे ही मैंने क्लास में 3 ताल सुनना प्रारंभ किया तभी कक्षा में प्राचार्य महोदय ने दस्तक दे दी और मुझे रंगे हाथों मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़ लिया। उन्होंने मेरा मोबाइल जब्त कर लिया, मुझे अपने ऑफिस बुलाया। मुझे डर लगने लगा कि बात कहीं घर न पहुंच जाए और डरते डरते मैं प्रिंसिपल साहब के ऑफिस गया। ऑफिस में पहुंचते ही उन्होंने कहा, क्योंकि फ़ोन उन्होंने ले लिया था, वो देखा था उन्होंने, क्यों 3 ताल सुनते हो? मैं आश्चर्यचकित होकर के मैंने जवाब दिया जी, और मन में सोचा कि इन्हें कैसे पता चला। उन्होंने कहा कौन सा एपिसोड? अरे वाह! मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है और मैंने जवाब दिया सर 54वां। फिर उन्होंने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ किया और मुझे वापस कर दिया और सख्त लहजे में बोले कि आज से स्कूल में मोबाइल लेकर मत आना, नहीं तो विद्यालय से निष्कासित कर दूंगा। मैं सोचने लगा कि इतनी आसानी से इस समस्या का समाधान होना तो नहीं चाहिए था, पर चमत्कार कैसे हुआ। तो मैं सोच ही रहा था तो प्राचार्य महोदय ने कहा जय हो। सुनते ही समझ गया था कि 3 ताल चल रहा है। कुछ अच्छा सुन रहे थे इसीलिए फ़ोन दे रहा हूँ, वरना मम्मी पापा को भी बुलाते तो वापस नहीं देता। मैं भी 3 ताल सुनता हूँ, लेकिन ऑफिस में नहीं सुनता हूँ, काम के समय नहीं। तब जाकर पता चला कि प्राचार्य महोदय भी उसी बीमारी के शिकार हैं जिसका मैं। और जब पता चला कि हम दोनों एक ही खेत की मूली हैं तो मैंने उनसे पूछ लिया कि सर ताऊ बाबा या सरदार? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया ताऊ। तो मैंने कहा बाबा। तो फिर वो भी हंसने लगे। अर्जेंटीना और ब्राज़ील बना लिया। और मैं अपनी कक्षा में वापस आ गया। मुझे आते देख मेरी कक्षा के प्रति जो भाव था वो वही था कि विश्व युद्ध के समय जो किसी डाकिये का किसी गांव में होता होगा। मेरे ऊपर सवालों के तीर बरसने लगे और मैं उनसे बचते हुए अपनी जगह पर बैठ गया। कुछ आलोचकों को लगा कि मैं अपना बस्ता लेने आया हूँ, पर जब मैं अपने जेब से मोबाइल निकाल कर बस्ते में डालने लगा तो वो भी पूछने लगे कि ऐसा क्या हुआ, क्या बोले वो। और मैं किसी योद्धा के समान अपनी विजय को सुनिश्चित करते हुए बोला चाचा विधायक हैं हमारे। उन्हें लगता तो है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, पर पूछने की हिम्मत नहीं होती। तब से विद्यालय में मैं वही सॉफ्ट पावर एंजॉय कर रहा हूँ जो रूस के मामले में भारत अमेरिका से करता है। और प्राचार्य महोदय और मेरे बीच मधु संबंध आज तक रहस्य बना हुआ है, जो शिक्षकों और छात्रों को आश्चर्यचकित कर रहा है।
जिससे छात्रों के बीच में चर्चा का विषय बन गया हूँ और अब मैं शादी समारोह में भी उत्सुकता से शामिल होता हूँ और 3 ताल से सीखे ज्ञान से लोगों को तार कर देता हूँ और अंत में 3 ताल सुनने की सलाह भी देता हूँ। अब मुझे लगने लगा है कि शायद बर्लिन की दीवार गिर गई है। क्या आदर्श बात है। त्रिपाठी, ओ भाई सीधी साहब, जिला मध्य कविता व्हाट अ है। ब्यूटीफुल एंडिंग। बहुत ही कविता सुंदर। हो गई। इससे बहुत मैं एक ही- कहानी सुना देता हूँ, व्हाट आर द ऑड्स। आप लोग देखना। लियो मुझे सुबह वॉक करवाने ले गए थे और मैं चल रहा था, तो 5-6 लोगों ये का। बहुत बढ़िया बताया था उन्होंने, लियो मुझे वॉक कराने ले गए। हाँ, मैं नहीं ले जाता उससे, वही ले जाता है। तो 5-6 लोग एक साथ ठिठुरते हुए पूरा फास्ट जो है ना, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे थे। नियमित रूप से वो करते हैं। तो जब वो मेरे पास से गुजरे, हम दोनों के पास से गुजरे, तो वो 3 ताल की चर्चा कर रहे थे क्या बात कर रहे हैं? और मुझे बहुत सुखद अनुभव हुआ। आपने रिवील नहीं किया। वो वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूं। तो ये बात मतलब बोलना तो अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए मैंने रिवील नहीं किया। पर मुझे लगा कि ये क्या संजोग हो सकता है कि आप सुबह निकले हों और हाँ, कुछ लोग आपस में अद्भुत है। मैं तो रायबरेली में सलोन तहसील है, उसके विधायक महोदय, उन्होंने कहा कि आपने, हमारा एक मित्र है मेजर रामकृष्ण, तो राधा, तो राधा का हमने जिक्र किया था एक किसी एपिसोड में। तो विधायक महोदय का फोन हमको आया कि राधा का जिक्र 3 ताल में कर दिया और मेरा नहीं किया है तुमने। हमने कहा अरे ये कमाल चल रहा है भाई। अच्छा, जब वहां पे सलोन में, हमारा जिक्र कह दियो, हम हूँ फेमस हो जाई। सलोन में सलोन तो होंगे ही। सलोन तो बहुत है। व्हाट अ सलोन। तो सुबह 8 बजे लोग क्या बोलते हैं? सलोन खुल गया। कौन सा खुला? पर मैंने वो देखा लोग है, कहते वो हैं- बोर्ड देख के ना, वो फ्रेंच स्पेलिंग है पूरी तरह से, सलोन टाइप का। वो बोर्ड देख के जो है ना, मुझे लगा कि यार, मतलब बाद में जब उसको क्रॉस कर गए तब पता चला कि कस्बा ही है। हाँ हाँ, मतलब नहीं तो मुझे लगा मार्केट बहुत बड़ी है। मुझे ये लगा कि सैलून इधर है। तो आगे कहीं बोर्ड में लिखा हुआ रेस्टोरेंट भी है, पेट्रोल पंप भी है। एनीवे, लेकिन बढ़िया, ये जो इन्होंने प्रिंसिपल भी 3 ताल सुनते हैं, वो जिस तरह से रिवील हुआ और जिस तरह से इनको सॉफ्ट बहुत पावर beautiful मिली है, है। बहुत ही मजा आ गया वो सुन के। जय हो का जो बर्लिन की दीवार का नाश हो और आप खुश रहें। और आप अभी 12वीं के हिसाब से आप बहुत बहुत अच्छा आपका नहीं, और कथा आपका विन्यास गठन, है, मतलब स्टोरी टेलिंग और इनके पत्र में जो तारतम्यता है अद्भुत है। और जो उसका फ्लो है, उससे मुझे हाई स्कूल के अपनी जो मतलब 9वीं-10वीं की किताब थी गद्य संकलन, उसका सबसे पहला पाठ याद आ रहा है। प्रताप नारायण मिश्र का एक निबंध है, बात। और बात क्या होती है, बात निकलती है, बात चलती इसका है, जिक्र बात आपने उठती किया है। 3 ताल में पहले। हाँ, तो उस तरह का एक फ्लो है, आसान सरल शब्दों में और प्रवाह के साथ। स्क्रीन राइटिंग के एलिमेंट्स भी हैं हाँ, कि आपने एस्टैब्लिश कर दिया बर्लिन की वॉल को उसको फिर गिराया। प्रारंभ में ही और क्लाइमैक्स में और आकर उन्होंने और ये- बहुत सारे इंटरनेशनल अफेयर्स के बिंब इसमें इस्तेमाल किए हैं, शीत युद्ध, रशिया, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन जो है ना, हाँ, ये दोनों बहुत मजबूत हैं मुझे आपके। आप लगता है आगे कि- चल के बहुत अच्छे कहानीकार बनेंगे। दिसंबर का पत्र यही है। हाँ बेशक। दिसंबर का पत्र यही है। और उस पढ़ते हुए ना, जब आप पढ़ रहे थे इसको, तो उस समय मेरे दिमाग में भी अपने प्रिंसिपल के साथ मेरे संबंधों को, उनके कमरे का, बिल्कुल पूरा बिंब उसकी एकदम- पूरी मेमोरी जो है वो आ गई। नहीं, और कौन जो वहां पे आलोचक खड़े हैं, जो होना मित्र और हैं। माफ कर दिए जाने की मुद्रा लिए हुए, आंखों में वो और जो हिचक से आखिर में पूछा जाता है ना कि हैं तो प्रिंसिपल ही, लेकिन अब सुनते हैं 3 ताल सब 70s ताऊ और- बाबा या सरदार। 70s और 80s में युवा हो चला, एडल्ट हो चला नायक अपने पिता से जिस तरह से बातें करता था, और पिता की भाषा में एक अनुशासन, एक कड़ापन और एक अधिकार, ये 3 भाव होते थे। लेकिन बाबूजी, मैं ये करना चाहता हूँ, तुम्हें मना कर दिया है कि ये नहीं होगा, ये हमारे खानदान के खिलाफ है। एकदम प्राचार्य की और इनकी चर्चा जो है, मैं सिनेमा में था
बहुत मतलब बहुत- मुझे वही कर्वेचर वाली कुर्सियाँ टेबल जो सब कुछ दिखाई दिख रहा था तो प्रधानाचार्य जो है तो आदर्श भाई और चिट्ठियां लिखिएगा, अब तो आपने तलब लगा दी है। और बीच में अजय पूछ रहे थे कि MP3 फाइल कहाँ से भेज मिलेगी। दे यार। हमने एक बार पहले ग्रुप में भेजी ही थी, जब फिर उस भेज समय दीजिए। कुछ लोगों ने मांगी थी, तो हम बिल्कुल अच्छा लगेगा हमें अगर आप उसको रिंगटोन बनाएंगे। हम उसको इसी एपिसोड के समय इसी वीकेंड पे एक बार फिर से जो हमारा सबको व्हाट्सएप फिर से ग्रुप है, भेज दीजिए। हाँ जो व्हाट्सएप ग्रुप है 9953323303, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। अगर अजय आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो इस नंबर पे आ जाएं। आप चाहें तो इसी नंबर पे आप मैसेज कर दें हमें कि मैं भी 3 तालिया, तो हम आपको ऐड कर लेंगे और उस ग्रुप पर हम इस वीकेंड पे MP3 फाइल शेयर कर देंगे। चिट्ठियाँ आपको इस बार लिखनी है वियर्ड फूड एक्सपेरिमेंट्स पर या अच्छे फूड एक्सपेरिमेंट्स पर भी हमने कुछ कुछ अपने बताए। खास करके जो आपने किए हों। हाँ बिल्कुल। और कुत्तों से ऐसी मोहब्बत पे कि आप किसी को किडनैप करके ले जा सकें, या किडनैपिंग पर लिखना चाहते हैं और सफाई पर, सफाई को लेकर के आप, हाँ हाइजीन को लेकर हाइजीन आपके को असमंजस लेकर क्या के, है। हाँ तो वो चिट्ठियाँ भेजिए। और चिट्ठियों पर चिट्ठियाँ लिखनी हो तो और भी मज़े की बात है। आदर्श की चिट्ठी पर कुछ कहना हो तो प्लीज़ कह सकते हैं। radio@aajtak.com, यहाँ पर आप अपनी चिट्ठियाँ हमें ईमेल कर सकते हैं radio@aajtak.com। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हाथ से लिखकर वो चिट्ठी भेजना चाहते हैं। मैं पता बता चुका हूँ पहले, फिर से बता देता हूँ। अगर आप वाकई हाथ से लिखी चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो FC8 इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स सेक्टर 16A, यहाँ पर आप मेरे नाम से चिट्ठी भेज देंगे। नोएडा फिल्म सिटी 201301। वरना आप गूगल पे भी लिखेंगे इंडिया टुडे ऑफिस नोएडा, तो आपको यही एड्रेस जो मैंने अभी बोला है आपको मिल जाएगा। आप वहाँ मेरे नाम से भेज आज तक रेडियो को संबोधित करके या कुलदीप के नाम से आप वो पत्र भेज सकते हैं। और लगे कि कहाँ जाब कोरियर वाले घेरे पोस्ट करब, तो हाथ से लिखें अब फोटो खींच के भेज दें। वो भी एक तरीका है। और बहुत दिनों से वॉइस हमारा नोट नहीं WhatsApp आया है। नंबर क्या है? व्हाट्सएप नंबर है 995093 नहीं गलत हो गया हिंदी में, 999533 है। 533 हाँ 9953323303 ये नंबर है। तो इस पर आप वॉइस नोट भी भेजें। और बड़ा अच्छा लगा था, एक सज्जन ने रामलीला के समय रावण का कैसे उनके एक जानने वाले रावण का रोल किया करते थे और क्या उसकी अदायगी थी। तो उस तरह की कोई चिट्ठी हो जो अदायगी डिमांड करती हो तो वॉइस नोट में ही भेजें, मज़ा आएगा। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हो। जय हो। जय हो। जय हो।